चलिए, तो सभी बच्चों को वेलकम है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक 2 के बारे में। ठीक है ना। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे। टॉपिक 2 अपना स्टार्ट हो चुका है और जो टॉपिक 2 में है थोड़ा सा बच्चे हम लिखना भूल गए हैं। बता देते हैं टॉपिक 2 अपना कौन सा है। 1 मिनट रुक जाइएगा ज़रा। ये अपना टॉपिक 2 होने वाला है और टॉपिक 2 में नेक्स्ट क्लास से हम आपको टॉपिक मेंशन कर देंगे। हाँ, विद्युत धारिता। जो टॉपिक 2 है मेरे बच्चे, विद्युत धारिता है ना। विद्युत विभव के बारे में हम आपको बता दिए हैं। विद्युत विभव के बारे में आपको हम बता दिए हैं। 12 क्वेश्चंस डिस्कशन करवाए थे। आज ये अपना टॉपिक 2 विद्युत धारिता होने वाला है। इसमें भी आपको हम 10 क्वेश्चंस के 10 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस के डिस्कशन करने वाले हैं। आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या बोल रहा है कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है। मतलब कि अगर 1 मिनट रुकिएगा बच्चे, ध्यान से समझिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन बोलेंगे इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में फ्रेम किए जाते हैं और फ्रेम किए जा चुके भी हैं। बस आपको क्या करना है, ध्यान से जरा कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए क्या बोलता है कॉन्सेप्ट। बोल रहा है कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चे मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। ध्यान से बात को समझिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। और इस टॉपिक के ऊपर हम चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ा बढ़िया से नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम्स ओरिएंटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसको शूट आउट कर पाएँ, है ना। चलिए देखिएगा हम क्या बताते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको हम। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इनके बीच में हम क्या करते हैं बच्चे, एक ये जो आप येलो वाला देख पा रहे हैं, येलो वाला पोर्शन, इसको एक बोलते हैं, एक परावैद्युत माध्यम है। ठीक ना। एक परावैद्युत माध्यम है। हम इनको क्या किए हैं बच्चे, फिल किए हुए हैं। हम इनको फिल किए हुए हैं, समझिएगा। इनको फिल किया गया है, ध्यान से बात को समझिएगा। इनको फिल किया गया है। बात समझ में आ रहा है ना। ध्यान से कंसेप्ट को समझना है, चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। ठीक है। और मेरे बच्चे अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा कि जहाँ पर इतना अगर इसको प्लस क्यू देते हैं, जितना यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रहेगा उतना ही यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रहेगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बात समझिएगा, क्वेश्चंस में थोड़ा लॉजिक है। क्वेश्चंस में लॉजिक इन द सेंस कि आपको इसमें हम बता देते बच्चे, ये याद रखिएगा कि ये बैटरी से कनेक्टेड है। मतलब ऐसे समझिएगा कि बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक यहाँ से ले लेते हैं। 1 मिनट वेट कीजिए जरा, मेरे को डायग्राम को प्रॉपर मार्क कर लेने दीजिए बच्चे, ताकि आपको प्रॉपर अच्छा से समझ में आए। ठीक है, चलिए। हम चाहेंगे तो डायरेक्टली शॉर्टकट्स में भी बता सकते हैं, बट नहीं, थोड़ा सा आपको प्रॉपर डायग्राम से बताया जाए चीज़ें, ताकि मेरे बच्चों को क्लियर रहना चाहिए। ठीक है ना। मेरे को आता है वो अलग बात है, मेरे बच्चों के बढ़िया से आए वो भी एक अलग बात है। चलिए ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखिएगा, हम यहाँ पर कनेक्शन किए हुए हैं, कनेक्शन किए हुए हैं प्लस और माइनस। ठीक है, ऐसा कुछ है। और ये क्या है, एक ये समझिए कि ये पहला प्लेट है जिसको अपन संग्राहक बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संग्राहक पट्टिका, संग्राहक, इसको बोलते हैं संग्राहक। और इसको बोला जाता है संघनक, संघनक बोला जाता है इसको। बात को समझिएगा ध्यान से, इसको संग्राहक बोला जाता है, इसको संघनक बोला जाता है। फिजिक्स के क्वेश्चन में आप रट्टा नहीं मार सकते हैं, थोड़ा सा भी क्वेश्चंस को घुमा देगा, ट्विस्ट चेंज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही मान के चलते हैं बच्चे कि एक के हम ये जो
आप देख पा रहे हैं ये क्या है बताइए, एक एप्सिलॉन आर मीडियम, इसको एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का कोई पदार्थ इन दोनों प्लेटों के बीच में रख दिया जाता है। जो येलो वाला है क्या है, परावैद्युतांक माध्यम है, कुछ रखा गया है, जैसे मान के चलते हैं कुछ कांच आ गया, ग्रीस आ गया, कुछ भी, पानी आ गया, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे बच्चे एक बात बताइएगा, आप बोलेंगे कि सर हम लोग जानते हैं, यहाँ से बोलेंगे क्या, वी नो डेट, हम लोग अगर ओरिजिनल फॉर्मूला क्या जानते हैं। अच्छा ये कैसा हो गया बताइए, समानांतर प्लेट कैपेसिटर है ना, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया बताइए, एप्सिलॉन नोट इंटू ए, एप्सिलॉन नोट इंटू ए बट्टे में डी हो जाएगा। ये आपको पता है, एप्सिलॉन नोट इंटू ए बाई डी हो जाएगा, ठीक है। ये कब की बात कर रहा है, जब यहाँ पर ये जो येलो पदार्थ न होकर के कोई हवा माध्यम हो। हम इसलिए डायग्राम लेकर चले हैं ताकि मेरे बच्चों को दिमाग में सेट हो जाए ये चीजें। हम डायरेक्टली मैथमेटिक्स लिख देंगे वो अलग बात है, पर हम डायग्राम से बताना चाहते हैं। ये जो C बराबर एप्सिलॉन नोट ए बाई डी लिखे हैं, ये मेरे बच्चे याद रखेगा, हमेशा याद रखेगा ना, ये जो फॉर्मूला वैलिड होते हैं ये केवल और केवल हवा माध्यम के लिए फॉर्मूला वैलिड है। अगर मान के चलते हैं कि कोई माध्यम है, तो लिखते हैं बेटा किसी माध्यम के लिए, देयरफॉर किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए, अगर किसी माध्यम के लिए बात की जाए, किसी भी माध्यम, प्रॉपर माध्यम के लिए बात करते हैं, मान के चलते कोई भी माध्यम हो, उससे मेरे को कोई लेना देना है नहीं, तब जो एप्सिलॉन आएगा ना, एप्सिलॉन आएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर आ जाएगा। एप्सिलॉन क्या आ जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाएगा। हम लोग इसको कंसेप्ट को बहुत बार पढ़े हुए हैं, है ना। तब जा करके अगर हम किसी, अच्छा ये जो बेटा इधर सी नोट का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हम एयर मीडियम की बात करें, हवा माध्यम के लिए धारिता है, तो हवा माध्यम की धारिता सी नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इंटू ए बाई डी होता है हवा माध्यम के लिए। अगर हम किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए बात करते हैं मेरे बच्चे, किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए बात करते हैं, तो सी एम क्या आएगा, ये एम मतलब किसी माध्यम के लिए बात की जा रही है, एप्सिलॉन इंटू ए और बट्टे में डी, एप्सिलॉन इंटू ए बट्टे में डी आ जाएगा। अब एप्सिलॉन का मान क्या है, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर करके है, तो सी एम क्या आ जाएगा बताइए, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू में ए और बट्टे में बेटा, बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में डी आ जाएगा। तो हम यार क्या कहेंगे यहाँ पर, जो किसी माध्यम के लिए आया है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बट्टे डी करके आया। बात समझ में आया क्या। चलिए अब मेरे बच्चे ध्यान से इस बात को जरा पुष्टि कीजिए कि ये क्या दिया हुआ है। ये यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखिएगा ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखिए, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, मेरे को ये दिखाई दे रहा है। अगर हम समीकरण 1 और 2 से बात करें बेटा, ये समीकरण 1 हो गया, इसको समीकरण 1 बनाइए, इसको समीकरण 2 बनाइए। समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं कि सर एप्सिलॉन नोट इंटू ए बाई डी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट इंटू ए बाई डी, वो तो हो जाएगा भाई हवा की धारिता, हवा माध्यम के लिए धारिता। तो यहाँ से अगर हम बात करें सर समीकरण 1 तथा 2 से अगर बात की जाए, समीकरण 1 तथा 2 से, देयरफॉर चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से बात की जाए, तो समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम बात करते हैं, तो जो सी एम है, सी एम वो क्या आ गया बताइए, एप्सिलॉन आर इंटू, सॉरी एप्सिलॉन आर इंटू, देखिए एप्सिलॉन आर को बाहर कीजिए तो क्या आएगा, एप्सिलॉन आर को अगर बाहर करते हैं बेटा तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट इंटू ए बाई डी करके आएगा। आए समझ में। चलिए तो यहाँ से जो सी एम के जो मान आ गया बच्चे, सी एम का मान आ गया, ये क्या आ गया बताइए, एप्सिलॉन आर और सी नोट के इक्वल आया। सी नोट क्या है, किसी एयर मीडियम के लिए बात की जा रही है, किसी हवा माध्यम के लिए धारिता की बात की जा रही है। तो ध्यान से बात को समझो, सी एम क्या है, एप्सिलॉन आर इंटू सी नोट, सी एम क्या है, एप्सिलॉन आर इंटू में सी नोट, और ये सी नोट क्या है, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। देखो एप्सिलॉन नोट ए बाई डी मतलब कि किसी माध्यम की धारिता हवा माध्यम की अपेक्षा एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है, ज़्यादा आएगा ना। जैसे मान के चलते हैं बेटा, हम जो है मेरा इनकम, मेरा कुछ भी जो है, मेरा धारिता आपसे 2 गुना बढ़ गया, तो आप में 2 से गुना किया जाएगा, है ना।
मेरा धारिता आपसे 2 गुना बढ़ गया तो आप में ना 2 से गुना किया जाएगा। तब CM क्या है, किसी माध्यम की धारिता, C नोट क्या है, हवा माध्यम की धारिता। तो बोलेंगे किसी माध्यम की धारिता हवा माध्यम की अपेक्षा एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। बात समझ में आया? तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये येलो कोई पदार्थ रख दिए। हाँ, एक और बात याद रखिएगा बेटा कि एप्सिलॉन आर का मान क्या होना चाहिए, पक्का 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, पक्का 1 से बड़ा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चंस में आया हुआ है कि हवा माध्यम के लिए अगर एप्सिलॉन का बात करता है, हवा माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर की बात करता है, तो हमेशा कितना होगा, हमेशा कितना होगा बेटा, हमेशा 1 होगा। अगर हवा माध्यम की अपेक्षा कोई दूसरा माध्यम प्रेजेंट रहेगा तो एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़े आएंगे। बात समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चंस क्या सभी बच्चों को समझ में आया, एक बार बताइएगा। समझ में आया होगा ना? तो बताइए इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर को मार्क करने चलते हैं तो क्या कहेंगे बेटा, बढ़ती है। क्या कहेंगे, बढ़ती है। क्या कहेंगे, बढ़ती है ना? तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी वे में करेंगे। कुछ लोग होते हैं भाई डायरेक्टली बोल देते हैं कि भाई बढ़ जाता है, याद रखो बढ़ जाता है। बात समझ में आया? पर मेरे बच्चे आपको सीखना भी है कि ये बढ़ा तो बढ़ा कैसे, आखिर बढ़ा तो बढ़ा कैसे। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया ना? ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। भैया आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, बिहार बोर्ड 2019 और 2022 का ये क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को जरा देखना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, चीजें बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बन जाएगा, निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। बस आपको केवल कुछ हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद है। देखो यार, हम जब भी क्वेश्चंस करवाएंगे तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस। यार हम रटवाने का काम नहीं करते हैं, माफ़ कीजिएगा बच्चे, हम टाइम लेते हैं, पर टाइम लेते हैं तो आपको हम कुछ सिखा कर जाते हैं। और आपको याद रखिएगा कि मेरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएंगी। बात है बताए कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए बच्चे मिल जाएगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के जरिए आप देखिएगा कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस के जरिए आपको बहुत सारा चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, तो बोल रहे हैं कि आवेशित चालक की ऊर्जा क्या है बेटा, जब कब कोई कंडक्टर पर ऊर्जा होगा, आवेशित चालक की ऊर्जा। तो सर कहेंगे कि किसी चालक को आवेशित करने के लिए या किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य उस चालक के ऊर्जा के, बल्कि स्थितिज विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब मान के चलिए कि कोई भी चालक को हम आवेशित करने के लिए कार्य करेंगे ना, चार्ज को मूव करवाएंगे, किसी भी चालक पर मेरे को अगर किसी चालक को अगर आवेशित करना है तो मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क आपके एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और ये चालक में क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, जिसको विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिएगा जरा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो वर्क है ना, जो भी हम वर्क किए, यही वर्क क्या होगा, अपने एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही वर्क आपके एनर्जी में बच्चे कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, तो देखिए सभी बच्चों को याद होना चाहिए, जो भी वर्क का फॉर्मूला होता है 1/2 Q² करके आता है, 1/2 Q²/C। तो मान के चलते हैं बेटा, जो भी हम वर्क करेंगे, जो भी हम W मतलब होता है, या वर्क बोलो, जो भी हम वर्क किए या बेटा कार्य किए, एक मिनट रुकिए जरा, जो भी हम वर्क किए या फिर बच्चे कार्य किए, ये क्या आएगा 1/2 इंटू में Q²/C, 1/2 Q²/C के बराबर हुआ है। जो भी हम वर्क करेंगे, किसको वर्क करेंगे, चालक को आवेशित करने में, 1/2 Q²/C। मेरे बच्चे आप किए होंगे तो आपको पता भी होगा, कोई बड़ी चीजें नहीं है। अब इसी में मेन अपना पूरा गेम इसी पर है, देखिएगा ध्यान से। अच्छा एक और बताइए, हम लोग क्या जानते हैं कि भैया Q का मान क्या होता है, Q का मान C और V के इक्विवेलेंट रहता है। Q का मान C और V का इक्विवेलेंट रहता है। और यही जो वर्क है ना बच्चे, W से रिप्रेजेंट करेंगे, 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू में Q मतलब CV, Q मतलब CV, CV का स्क्वायर और बट्टे में C, बट्टे में C। ऐसा समझ में? इसलिए W का मान क्या आएगा, जो W का मान आएगा
1/2 इंटू में सी का स्क्वायर और भी का स्क्वायर और बट्टे में बेटा सी हो जाएगा, बट्टे में सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें बच्चों को समझ में आ रहा होगा, नहीं तो जरा ध्यान से बात को समझिए। 1/2 सी स्क्वायर हो जाएगा और भी स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में सी हो जाएगा। आए समझ में? चलिए अब क्या करेंगे, अब आपको केवल कैंसिलेशन करके देखना है कि कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं। जो कैंसिल हो जाएंगे उनको हम हटा देंगे, सीधे रिप्लेस कर देंगे और क्या, बस बस बात खत्म। ध्यान से देखिए, जो वर्क है ये क्या आएगा, 1/2 सी से सी कट गया, सी से सी कट गया, तो बेटा ये हुआ सी और ये हुआ भी, सी भी स्क्वायर। और यही वर्क जो है, यही जो वर्क है ये किसके बराबर होगा, अपने पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो रहा है चालक के अंदर ना, तो यही वर्क अपने W के इक्विवेलेंट आएंगे, W बराबर U हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, जो U का फॉर्मूला आएगा, यही U किसका है, 1/2 सी भी स्क्वायर के, 1/2 सी भी स्क्वायर के। चलिए तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए, जो भी अपना फॉर्मूला है ये है स्थितिज ऊर्जा का, U इज इक्वल टू 1/2 सी भी स्क्वायर। कभी कभी कोई ऑप्शन में देखिए ई करके दिया हुआ है कि ई, तो U को आप ई बोल सकते हैं बेटा। U मतलब होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलिए, या फिर इसी U को हम एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो वी कैन से डेट, देन वी कैन से डेट, हम लोग क्या कहेंगे कि इसी का वैल्यू भाई ई होता है, ई के इक्विवेलेंट होता है। और ई क्या होता है बताइए, 1/2 सी और भी का स्क्वायर, सी और भी का स्क्वायर। तो अगर मेरे बच्चे, कोई बच्चा बोलता है कि नहीं बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस बहुत ही लूजली क्वेश्चंस आते हैं, बन जाते हैं, तो भैया आपको यार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आपको देखिए वर्क का फॉर्मूला 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी रखना पड़ेगा। डेरिवेशंस का ये पोर्शन है, ऑलरेडी हम क्लास में करवा भी चुके हैं। और जो क्यू इजिकल टू सी भी है, ये बेटा हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर्स में संधारित्र के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, तो ये पता ही होगा क्यू बराबर बेटा सी भी होता है। बात समझ में आया? तो W 1/2 सी भी, क्यू का मान सी भी है ना, तो क्यू स्क्वायर मतलब सी भी का स्क्वायर, सी भी का स्क्वायर बटे सी हो जाएगा, सी स्क्वायर भी स्क्वायर बटे सी, सी सी कैंसिल हो गया, ऊपर में एक सी बचेगा। तो जो W होगा 1/2 सी भी स्क्वायर, W का मान U के बराबर होता है, क्योंकि अपना किया गया वर्क स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। तो W बराबर U होता है, आपको U बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर, इसी U को लोग E भी बोल देते हैं कि E इजिकल टू 1/2 सी भी स्क्वायर। बताइए क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं, क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं? डन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए डन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा डिस्कशन देख लिया जाए। आया ना समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगर हम इसी चीज को शॉर्टकट्स में भी कर सकते हैं, देखिए हम टाइम लेंगे बच्चे, पर एग्जाम में आप टाइम नहीं लेंगे। हम ऐसे वीडियो बना रहे हैं ना, ताकि मेरे बच्चे, जो जितना भी बच्चा सोलो दिमाग का होना यार, थोड़ा सा मेरे वीडियो को ध्यान से तुम देख लोगे, नोट्स कर लोगे ना यार, जिंदगी में तुम फिजिक्स नहीं भूल पाओगे। हाँ देखिए क्या बोल रहा है भाई, 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। देखिए क्या ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड लाइक क्वेश्चन है कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पॉसिबल है कि भाई आ जाएंगे 110%। ये कोई गारंटी वारंटी नहीं दे सकता है भाई कि नहीं आएंगे, पर डेफिनेटली 110% ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हिट कर जाते हैं। देखो ध्यान से, 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले, 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले, सबसे पहले बच्चे अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले आपको लिख लेना कि दिया है कि क्या दिया है। ध्यान से इस बात को जरा समझिएगा, क्या दिया हुआ, गिवन डेट दिया है कि क्या दिया है, सी दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड, सी दिया हुआ है बच्चे 1 माइक्रोफैराड, सी दिया हुआ है बच्चे 1 माइक्रोफैराड। ऐसा समझ में, सी कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड। अच्छा एक और दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है भाई, वोल्ट कितना दिया है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट दिया हुआ है। चलिए भाई 1 वोल्ट लगा देते हैं, 1 वोल्ट दिया हुआ है। आवेश हमसे पूछा हुआ है, हमसे क्यू का मान पूछा हुआ है भैया, क्यू का मान क्या होगा, क्यू का मान क्या होगा। ध्यान से बात को समझिए, हमसे यार क्यू पूछा हुआ है। अब इस क्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हम लिखेंगे सर हम लोग जानते हैं कि वी नो डेट
क्या जानते हैं बच्चे, क्या जानते हैं? ध्यान से फॉर्मूला, आपको बच्चे को फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है एग्जाम में, तो बताइए न्यूमेरिकल्स क्या सोल्व कर पाएंगे बच्चे? बच्चे आप फॉर्मूला याद रखिएगा। हम जानते हैं कि सर की जो क्यू होता है सी इंटू भी के इक्विवेलेंट होता है, सी भी के इक्विवेलेंट होता है, क्यू इजिकल टू सी भी होता है। बात समझ में आया? ये तो सभी बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्यू इज इक्वल टू सी भी, ऐसा समझ में? तो जो क्यू का जो मान है बच्चे, ये सी भी है, तो सी भी सी कितना हो गया? 1 माइक्रोफैराड इंटू 10 के पावर माइनस में 6, और इंटू में बेटा 1, इंटू में 1 वोल्ट। अब बात करते हैं यार, अब क्या बात करते हैं, देखो जरा ध्यान से समझो। क्यू का मान, जो भी क्यू का मान होगा, क्यू का मान होगा, ध्यान से देखो जरा। 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है ना, तो बेटा ये तो 1 इंटू हो गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम्ब है। इसलिए जो भी क्यू का मान आया है 1 माइक्रो कूलाम है, जो भी क्यू का मान आया है 1 माइक्रो कूलाम करके आया है। तो क्या कहेंगे, क्यू का मान कितना हो गया भाई? 1 माइक्रो कूलम। कहाँ पर है 1 माइक्रो कूलम? हाँ, ऑप्शन नंबर सी यार मार्क करेंगे, और सॉरी बच्चे, सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन नंबर बी को अपन मार्क करेंगे। 1 माइक्रो कूलम इज द राइट आंसर, 1 माइक्रो कूलम इसके करेक्ट आंसर होंगे। सी दिया हुआ था ना बेटे, सी दिया था ना, 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र, मतलब सी दिया हुआ था, सी कितना है? 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर, तो वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट कंसीडर करेंगे, दिया ही है 1 वोल्ट, ठीक है। अब बोल रहा है क्या? रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। जब सी का मान 1 माइक्रोफैराड है, वोल्टेज 1 वोल्ट आया, तो यार संधारित्र के ऊपर कितना कूलाम के चार्ज आए? तो इनके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सर, हम लोग जानते हैं वी नो डेट क्यू इजिकल टू सी इंटू वी। सी का मान 1 है, माइक्रोफैराड में है, तो 10 की पावर माइनस 6 फैराड हो गया, और इंटू में बेटा 1 क्या है? वोल्ट है, तो 1 वोल्ट हो गया। तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, 10 की पावर माइनस 6 कूलाम माइक्रो में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 माइक्रो कूलाम इज द राइट आंसर, 1 माइक्रो कूलाम इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बताइए, 1 माइक्रो कूलम इज द राइट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, शानदार, सभी बच्चों को समझ में आया ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। देखिए, अब ये फिर क्वेश्चन आ गया 2019 में, तो बताइए अब यार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अब हम टाइम नहीं दे पाएंगे, सॉरी बच्चों इसके लिए। अब आपको क्वेश्चंस को देखते हुए हिट कर देना है कि भैया इनका आंसर जो है ये होने वाला है, बस काम खत्म। ध्यान से देखो जरा, बात को समझना। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में? क्वेश्चंस में बोल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है कि एक पारावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर एक समान डाल देने पर धारिता का मान, क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चंस में क्या है? क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? मिस्टेक है क्या? एक पारावैद्युत समानांतर पट्टी संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान, एक पारावैद्युत, अच्छा पारावैद्युत है ना? यहाँ पर देखिएगा यार, पैरावैद्युत, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको बोला है, देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा समझने वाला बात है। बोला कि एक पारावैद्युत को, कोई पारावैद्युत है, नहीं पता है क्या है, समानांतर पट्टी संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या हो जाएगा? तो भैया फिर बताइए, अगर हम यहाँ से अगर हम सीएम का मान निकालने जाए, ये किसी माध्यम का है, तो क्या आ जाएगा बताइए? एप्साइलन आर, और क्या हो जाएगा बेटे? एप्साइलन आर, 1 मिनट, एप्साइलन नॉट इंटू ए, और बटे में डी। वाह, तो यार जो सीएम का मान आएगा ये क्या आएगा? एप्साइलन आर और सी नोट के इक्विवेलेंट आ जाएगा। चलिए, है ना? तो अब क्या कहेंगे? बढ़ जाएगा। विच ऑप्शन सर है, विच ऑप्शन सर करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए भाई, बढ़ जाएंगे। चलो ठीक है ना, बढ़ जाएंगे, याद रखिएगा बढ़ता है।
CM क्या हो गया, एप्सिलॉन आर इंटू सी नोट। CM क्या हो गया, एप्सिलॉन आर इंटू सी नोट। ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आया ना सभी बच्चों को, समझ में आ रहा होगा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। आप इसका रिवीजन करते रहिएगा, हम आपको बार बार बताते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, रिपीट करके रिपीट करते हैं पेपर में बच्चे। तो आप इसको इग्नोर करके मत चलिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड लाइक सभी क्वेश्चन हैं। और देख पा रहे हैं कि बेटा सभी के सभी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो अक्सर हम बच्चों से सुने हैं, मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं कि सर बिहार बोर्ड में तो यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, हम तो रट के पास हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आप रट के पास नहीं हो पाएंगे फिजिक्स में, बात समझ में आए कि नहीं। क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चंस रिपीटेड बहुत कम ही होते हैं, और रिपीटेड भी होते हैं तो घुमावदार क्वेश्चंस रहता है। वही बच्चा इसको सोल्व कर पाएगा जो क्वेश्चंस बैंक कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 बार बढ़िया से प्रैक्टिस किया होगा, वही कर पाएगा। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करने वाले बच्चे इस क्वेश्चंस को नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, जरा ध्यान से क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चंस में बोला हुआ है, क्वेश्चंस में ध्यान से देखिएगा बच्चे, क्वेश्चंस को देखते हुए हम अटेम्प्ट लेने वाले हैं। क्या बोल रहा है, यदि 100 वोल्ट आवेशित करने पर, 100 वोल्ट आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता कितना होगा। देखिए जरा क्या दिया है, क्वेश्चन तो यार बढ़िया है। क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, कितना दिया है भाई, 100 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। भी दिया हुआ है 100 वोल्ट, ठीक है। अच्छा और क्या दिया हुआ है भाई, संचित ऊर्जा यू दिया हुआ है, यू होता है संचित ऊर्जा, 1 जूल दिया हुआ है, 1 जूल। तो संधारित्र की धारिता सी का मान निकालना है भाई। वी नो डेट देखो ध्यान से क्या करते हैं, भी कितना दिया है भाई, 100 वोल्ट, यू कितना दिया है 1 जूल, सी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, U इज इक्वल टू 1/2 CV² हुआ। U इज इक्वल टू 1/2 CV², ये फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। बस इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चंस को सोल्व करना है। U इज इक्वल टू 1/2 CV²। भैया U का मान दे रखा है 1, U का मान 1 दे रखा है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू में सी तो निकालना है मेरे को। और भैया V कितना दे रखा है 100, तो 100 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा ये। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो जरा, रुको जरा यार, थोड़ा सा इसको इधर करके लिखते हैं ताकि स्पेस मेरे को बन जाए। सौ वोल्ट का स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ देखो क्या है, अब सही है ना, बिल्कुल। 1 दैट इज 1 इंटू सी इंटू में 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। 2 × 5 = 10, 5000 हुआ, ठीक है।
क्या निकालेंगे भाई यहाँ से, ध्यान ध्यान से देखो जरा, सी निकालना है मेरे को ना। सी हो गया यार 1/5000 ऐसे निकालेंगे। सही है ना यार, बिल्कुल सही है। अच्छा जो भी आएगा भाई ये तो फैराड में आएंगे ना, जो भी आएंगे तो फैराड में ही आएंगे। तो सी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा 0.2 हो गया बेटा, 0.2, और ये 10⁻³ और ये फैराड में। तो भैया सी का मान क्या आ गया, 2 × 10⁻⁴ और ये फैराड में। चलो ठीक है, तो यहाँ से देखो जरा ध्यान से, हम क्या करते हैं, ये अपना सी आ गया। आसान कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस का, क्वेश्चन में कोई खास था नहीं, केवल थोड़ा सा पहचानना था आपको। दिया है वोल्टेज कितना, 100 वोल्ट, सही है। यू संचित ऊर्जा, ये संचित ऊर्जा कितना है, 1 जूल है, या इसको ई भी बोल सकते हैं, कैपिटल ई 1 जूल है। सी निकालना है तो वी नो डेट यू इक्वल टू 1/2 CV² से फॉर्मूला हम जानते हैं। ये क्या है, चालक के अंदर संचित ऊर्जा। जब किसी चालक को बेटा आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कार्य स्थितिज विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है, और यही ऊर्जा चालक में संचित हो जाता है। तो 1 इज इक्वल टू 1/2 सी का मान सी हो गया, इंटू भी का मतलब 100 वोल्ट का स्क्वायर। सोल्व करो, डेट इज 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू सी इंटू भी, मतलब कि 100 पर मैंने स्क्वायर बोला है ना, तो कितना हो गया, 10,000 हो गया। इसको कैंसिलेशन करो, 5 5 2 5 10 और 3 जीरो बैठा दो, सी का मान 1/5000। बेटा 5000 को पहले क्या करेंगे, 5 × 1000, बस में आया। तो 1000 को 10⁻³ अच्छा सी तो अपना फैराड में ही होगा, तो 10⁻³ देखिए बच्चे, अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो एक स्टेप और लिख देते हैं यार, पता नहीं आपको समझ में आया भी होगा या नहीं आया होगा। देखो जरा ध्यान से, यहाँ 1 कर देंगे बच्चे, और यहाँ पर लिख देंगे यार ये 5 हो गए, और ये इंटू में 10⁻³ फैराड हो गया, है ना। चलो तो बेटा देखो 10⁻³ गया, और 1/5 को 0.2 बोलते हैं, तो जीरो इस जो पॉइंट है इसको जब हम हटाएंगे तो 10⁻⁴ फैराड हो जाएगा। ऐसा समझ में क्या, तो सी कितना है, 2 × 10⁻⁴ फैराड। इसका मतलब क्या हो बच्चे, कौन सा ऑप्शंस आपके करेक्ट आएंगे, कौन से ऑप्शंस, ऑप्शन कहाँ गए, 10⁻⁴, तो कहेंगे बेटा 2 × 10⁻⁴, ये सही हो जाएगा, ठीक ना, कि 2 × 10⁻⁴ फैराड इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं। समझ में आया क्या, क्वेश्चंस बढ़िया था, ठीक ना, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस थे, 2019 में पूछा गया था, और अच्छे क्वेश्चंस बोलेंगे। तो ये भी क्वेश्चंस अपने आप में एक बढ़िया और एक शानदार क्वेश्चंस है, मस्त क्वेश्चंस है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस या डेफिनेटली रिपीट करते हैं, नो डाउट, है ना। चलिए समझ में आया ना बच्चों को, एक बार बताइएगा समझ में आया कि नहीं। समझ में आया होगा तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करवाते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए बात को जरा ध्यान से समझिएगा। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में क्या होता है ना, कि आपको जो है ऐसा ही मात्रक है बेटा, थोड़ा सा उल्टा फुल्टा करके दिया रहेगा, आपको सेम ऐसा ही मात्रक में लाना पड़ेगा, सेम ऐसा ही मात्रक में लाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बस समझ में आया ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं भाई। 2013, 2015, 2016, 2023 64 समरूप बूंदे, जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बूंद बनाते हैं, माने बड़े वाला बूंद बनाएंगे। बड़े वाले बूंद की धारिता क्या होगा, बड़े वाला बूंद की धारिता क्या होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, 64 बड़े बूंद का आयतन और एक बड़े बूंद के आयतन के बराबर कर देंगे। बात समझ में आया क्या, ठीक है ना। चलो तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 64 समरूप मतलब कि सभी सिमिलर होंगे, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़े वाले बूंद बनाते हैं। तो बड़े वाले बूंद की धारिता क्या होगा, माने बड़ा वाला अगर बूंद का धारिता निकालना है ना बच्चे, बड़ा वाला, तब मान के चलते हैं जो बड़ा वाला बूंद होगा उसका धारिता कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस मतलब निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, वही
बड़े वाले बूंद की धारिता के लिए बड़े वाले बूंद की त्रिज्या पता होना चाहिए बच्चे, है ना। जब भी अगर बताइए अगर हम एक सॉरी एक कैपेसिटेंस चाहिए, अगर मेरे को सी चाहिए तो याद है ना आपको, बट बच्चे सी इज इक्वल टू याद है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर, याद है कि नहीं, इनटू में आर। और ये जो आर है ना, ये यहाँ पर बताते हैं इस केस के लिए, ये क्या है बताइए, बड़े बूंद की त्रिज्या, बड़े बूंद की त्रिज्या के बराबर होगा। तो जब तक बड़े बूंद की त्रिज्या न आ जाए तब तक हम धारिता कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना। चलिए अब क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चंस में क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चंस को जरा ध्यान से बात को समझिएगा। हम क्या करते हैं कि पहले मेरे को बेटा रेडियस निकालना पड़ेगा। तो बोला कि 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बूंद बनाते हैं, बड़े वाले बूंद की आयतन क्या होगा। क्वेश्चन तो यार सही है, देखो जरा ध्यान से। चौसठ समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलाकर एक बूंद बनाते हैं। तो देखिए 64 बूंदों का आयतन, जैसे 64 जो बूंद है ना उनका हम आयतन निकालेंगे और साथ के साथ एक बड़े बूंद का आयतन निकालेंगे। 64 इज इक्वल टू 64 बूंद का आयतन इज इक्वल टू बड़े बूंद का आयतन। ये होगा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में, ठीक ना। इसी पर क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अब ऐसे हम क्यों किए बच्चे, एक बात याद रखिएगा, हम ऐसे क्यों किए हैं कि जब तक मेरे को बड़े वाला बूंद का रेडियस ना पता चल जाए, जब तक रेडियस नहीं पता चल पाएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बताइए तो क्या होगा, 64 बूंद का आयतन। अच्छा आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू, 4/3 पाई r क्यू। तो कितना है टोटल, 64 है ना। यहाँ पर यहाँ से बनाते हैं, देखना ध्यान से, 64 इंटू में 4/3 पाई r क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यू के बराबर होगा। ऐसा समझ में, 4/3 पाई r क्यू के बराबर होगा। अब क्या करेंगे बच्चे, जो कटेगा उसको कटाना पड़ेगा। ध्यान से देखो जरा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखेंगे बच्चे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। 4/3 पाई कैंसिल, ठीक है ना। चलो अब देखो ध्यान से क्या लिखेंगे नेक्स्ट में, कैपिटल R क्यू का मान क्या आया, 64 इंटू R क्यू। ध्यान से देखना बच्चे, तो कैपिटल R का मान क्या आएगा, ध्यान से देखो जरा, ये किसका क्यूब रूट है, 4×16 = 64, 4×16 = 64 ना। बच्चे ध्यान से बात को समझिएगा, अदरवाइज समझ में आपको नहीं आएगा। क्यूब रूट निकालना है, मतलब 64 स्क्वायर नहीं। ये देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर पावर 3 है, पावर 3 है। तो बेटा ये किसका है, ये हो गया 4 का, इंटू में इसका अगर निकालेंगे तो ये R आ जाएगा। मतलब जो कैपिटल R का मान है ये किसके बराबर आ गया, 4 टाइम्स स्मॉल r के बराबर आ गया। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया। ये बड़े बूंद का आयतन आया है, सॉरी आयतन नहीं, माई मिस्टेक, त्रिज्या आया हुआ है, बड़े बूंद की त्रिज्या। कैपिटल R इज इक्वल टू 4 टाइम्स R। देखो सबसे पहले क्या किया ना कि 64 समरूप बूंद है, ऐसे समझना कि ये 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, 6 बूंद, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके, मतलब कितना है टोटल 64 है। ये सभी एक बड़ा वाला बूंद बनाता है, ये सभी मिलकर एक बड़े वाला बूंद बनाते हैं। बस समझ में आया। बड़े बूंद की धारिता, अब इसका क्या निकालना है बच्चे, इसका सी निकालना है कि इसका सी क्या आएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में
इसका रेडियस, रेडियस मान के चले कैपिटल आर इसका रेडियस है, कैपिटल आर इसका रेडियस है। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं बच्चे, 64 बूंद का पहले आयतन लिख लिए कि भैया 64 बूंद का आयतन बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा। या तो 64 बूंद का आयतन लिखिए या बड़े वाले बूंद के आयतन है आपस में बराबर ही होंगे ना भाई, बराबर ही तो होंगे, क्या 64 बूंद से तो मिलकर बना हुआ है। तो 64 हो गया बेटा, और बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा ये देखिए, ये छोटे छोटे बूंद है तो छोटे छोटे वाले त्रिज्या आएंगे, स्मॉल आर आएंगे, तो स्मॉल 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, और 4/3 पाई और कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का क्यू हो जाएगा। ऐसा समझ में? चलो यहां से देखो क्वेश्चंस को क्या करते हैं, यहां से देखो क्वेश्चंस को क्या करते हैं। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, कैपिटल आर का मान आ गया 4r। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, जरा बात को समझिएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, हम क्या जानते हैं, बड़े वाले बूंद की धारिता कितना होगा, हम लोग वी नो डेट C इज इक्वल टू 4 पाई एप्साइलन नोट इंटू में कैपिटल आर। बताइए, ये तो बड़े वाले बूंद की धारिता निकाले, हम बड़े वाले बूंद की धारिता निकालिए, बात समझ में है ना, बड़े वाले बूंद की धारिता निकाल लिए। तो अब यहां से देखिए, अच्छा बड़े वाले बूंद की धारिता निकालने से पहले हम देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, पहले छोटे वाले बूंद की धारिता देख लो, ये छोटा वाला बूंद का धारिता आ गया, ठीक है ना। और क्या दिया है, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना दिया है, 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। मतलब कि ये जो 4 पाई एप्साइलन नोट का मान है इंटू में आर, इसका मान कितना है, 5 है। चलिए इसका मान बेटा 5 है। अब समझ में आया क्या, 4 पाई एप्साइलन नोट इंटू में आर इजिकल टू 5 है। अब क्या बोल रहा है, बड़े वाले बूंद की धारिता, तो बड़े वाले बूंद की धारिता निकालने के लिए ध्यान से देखो, बड़े बूंद की धारिता, भाई क्वेश्चंस बढ़िया है। अगर हम मेरे को बड़े वाले बूंद की धारिता निकालना है, क्या करेंगे, कैपिटल C इज इक्वल टू 4 पाई एप्साइलन नोट इंटू में कैपिटल R, ठीक है। तो कैपिटल C इज इक्वल टू 4 पाई एप्साइलन नोट इंटू में 4r आया समझ में, कैपिटल R का मान पुट कर दिए, 4r हो गया। अब यहां से देखो जरा बात को समझो, कैपिटल C का मान क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्साइलन नोट इंटू, एक मिनट, 4 पाई एप्साइलन नोट और R, और बेटा इंटू में कैपिटल R, इंटू में कैपिटल R ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं तो बच्चों को डाउट हो जाएगा यार क्या लिखे हैं सर, इंटू में, सॉरी इंटू में R नहीं हो ना, 4 ना होगा भाई, इंटू में 4 में से हम 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में R लिखें और 4 को अलग कर लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नोट R का मान पता है 5। अब देखिए ये C क्या आ गया, ये C जो आया है 4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना है 5, और ये कितना है भाई 4, ऐसा समझ में। तो C का मान कितना है 20, कितना है बेटा 20 माइक्रो फैराड में दिया है। तो यहाँ पर यूनिट्स लगा लीजिए, माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड। चलिए एक बार सभी बच्चे इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हम फिर से व्याख्या कर देते हैं, मतलब कि एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन तो समझ में आया ही आया होगा, हर हाल पर समझ में आया होगा, नो डाउट कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लड़ते हैं, फंसते भी हैं, और भारतीय भवन की किताब में भी ये क्वेश्चन दे रखा था, ओल्ड क्वेश्चन है, ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन चीज़ है नहीं। चलो ठीक है, तो एक बार इसको जल्दी से नोट्स कीजिए, फिर से इसका हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, बस में है ना। देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है,
तो बेटा जी एक बात बताइएगा, 64 गो समरूप बूंद, आपको 64 गो समरूप बूंद लेना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो, और ऐसे ऐसे कितना है भाई, 64 गो है, कितना है भाई, 64 गो है। और इनके प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलाकर एक बूंद बनाते हैं। इनको मिलाकर बड़ा एक बड़ा वाला बूंद बनेगा, एक बड़ा वाला बूंद बन जाएगा। अब उनका धारिता निकालना है, उनका धारिता निकालना है, मतलब इनका कैपिटल सी निकालना है। छोटे वाले बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड दिया था। हम लोग क्या किए बच्चे, जो 64 बूंद का जो आयतन है ना, 64 बूंद का जो आयतन है, बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा, बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो 64 और बूंद के आयतन 4/3 पाई आर क्यू फॉर्मूला से, स्मॉल आर क्यू माने हैं क्योंकि छोटा बूंद का छोटा त्रिज्या इज इक्वल टू 4/3 पाई, और बड़ा वाला आर कैपिटल आर, क्योंकि ये बड़ा वाला बूंद का त्रिज्या है, कैपिटल आर क्यू। 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यू का मान 64 इंटू आर क्यू हुआ। तो आर का मान 64 का यार क्यूब रूट क्या होता है बताइए, 64 किसका मतलब, अब 4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। 4 चौके 16, देखिए 4 को 4 गुना 4, ये कितना है बेटा, ये तो 64 के बराबर आ जाएंगे आपके, 64 के बराबर आएंगे। तो यार ये कितना हो गए बताइए, 64, ये क्या हो गए, 64 हो गए ना, बस समझ में है ना यार। 64 इंटू में आर क्यू, तो आर का मान 64 का 4 हो जाएगा, आर क्यू का आर आ जाएगा। तो आर कैपिटल आर का मान 4R, ऐसा समझ में। वी नो डेट सी इजिकल टू कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये किसका दिया हुआ है धारिता, यहाँ से लिख देते हैं छोटे बूंद की धारिता। वी नो डेट छोटे बूंद की धारिता। अगर हम बात करते हैं छोटे बूंद की धारिता की, तो छोटे बूंद की धारिता कितना होता है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का मान कितना है, 5 दिया हुआ है, 5 आ गया। ठीक है, बड़े बूंद का आयतन क्या होगा, बड़े बूंद का आयतन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर का मान 4R दे रखा है, तो 4R पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और स्मॉल r को इसके साथ रख देते हैं ताकि मेरे को 4 पाई एप्सिलॉन नोट r का मान पता चल जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट स्मॉल r इंटू में 4, ऐसा है, 4 को अपना अलग कर दिए, 4 को अलग कर लिए। तो 4 देखिए इसका मान क्या है बच्चे, इसका मान देखिएगा ध्यान से, पहले इसका मान बता दीजिए मेरे को। 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर का मान बता दीजिए कितना है, इसका 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर का मान कितना है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर का मान 5 दे रखा है। 5 दूनी 4 20, मतलब कि 5 चौके 20 माइक्रोफैराड इसके करेक्ट आंसर आएंगे। ठीक है ना, नो डाउट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा, ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। 20 माइक्रोफैराड इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस हैं तो धीरे धीरे ही बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। चलिए अब रिमेनिंग जो क्वेश्चन है भाई नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे, जो रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस बचे आपके हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे फिजिक्स के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो होंगे करवाएंगे। आज के क्लास में ये सभी के सभी अपने शानदार क्वेश्चन थे, मस्त क्वेश्चन थे, नो डाउट। आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा, एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है ना बच्चे, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई नमस्कार।